अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, ज़िंदगी में किए गए या ना किए गए फ़ैसले सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हमारे आने वाली नस्लों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर सकते हैं। आज का ये केस हमें ये बताता है कि लालच, नाइंसाफ़ी और विरासत के झगड़े किस तरह रिश्तों को खून में नहला देते हैं। आइए जानते हैं लाहौर से सामने आने वाले इस दिल दहला देने वाले वाक़े की पूरी तफसील। नाज़रीन, ये वाक़या लाहौर का है और लाहौर में इस वक्त पुलिस ने बड़ा ही शानदार काम किया है और आखिरकार इस केस को अंजाम तक पहुंचा दिया है। लेकिन जब ये केस अंजाम को पहुंचा तो पता चला कि कौन कौन सी चीज़ें इंसान को तबाही के दाने पर ला खड़ा करती हैं। अब ये वाक़या कुछ इस तरह से पेश आता है कि एक फैमिली है और उनके दो बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा, और उन दोनों के दरमियान कुछ ऐसे मामलात थे जो उनके वालिदैन ने ज़िंदगी में तय नहीं किए थे, और उन मामलात का खमियाजा किस तरह से औलाद को भुगतना पड़ता है इसी ख़ानदान की बेटी को। इसका नतीजा ये निकलता है कि एक दिन पुलिस को फ़ोन आता है। लाहौर में काहना का इलाका है जहाँ पर करीब में ही एक गाँव वाक़या है। उस गांव से एक फ़ोन आता है पुलिस को और कहा जाता है कि जल्दी से यहाँ पर आप पहुँचिए, यहाँ पर मामलात कुछ ख़तरनाक दिखाई दे रहे हैं। तो पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक कुआं होता है और उसके आसपास गांव के बहुत से अफराद जमा होते हैं। अब जब गांव के बहुत से अफराद जमा होते हैं और उन्हीं अफराद में एक बूढ़ा शख्स भी मौजूद होता है जो कि इसी इलाके का था और यहाँ पर अपनी भेड़ बकरियाँ चरा रहा था। जब वो अपनी भेड़ बकरियाँ चरा रहा था इसी खेत के इर्द गिर्द, तो उस शख्स को यहाँ पर इस कुएं से बहुत ही तेज़ और नागवार किस्म की बदबू महसूस हुई। अब ये कुआं जो था इसमें पानी बहुत नीचे जा चुका था और ये बिल्कुल पानी इस्तेमाल उस तरह से नहीं होता था जिस तरह के आम तौर पर कुएं का पानी इस्तेमाल किया जाता है। जब उसने इस कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उसे किसी औरत के कपड़े नज़र आए और उसे कुछ और चीज़ें भी दिखाई दी और उसे शक हुआ। उसने इलाके के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हीं में से एक समझदार आदमी ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस जब वहां पहुंची उसके बाद, और जो वो समझदार आदमी था उसने ये भी अक्लमंदी की कि उसने मना किया कि कोई भी इसे निकालने की कोशिश ना करे, बल्कि पुलिस आएगी वो अपना काम करेगी। अब पुलिस जब यहाँ पर आई तो पुलिस ने इस कुएं के अंदर से जब चीज़ों को निकालना शुरू किया तो सबसे पहले एक लिबास निकला जो कि किसी औरत का था, और उसके बाद कुएं में से जॉगर्स निकले और उसके बाद हड्डियों का एक ढांचा निकला। जिस्म बिल्कुल गल सड़ चुका था, चेहरा नाकाबिले शिनाख्त था। जिस्म पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिससे पता चल सकता कि ये कौन है, और गलने की वजह से फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी मौजूद नहीं थे। और इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं लेकिन कुछ भी इल्म नहीं हो पा रहा था कि ये कौन है। जब बॉडी को बाहर निकाला गया तो कपड़ों से लग रहा था कि ये किसी औरत की लाश है। बाकी भी जो जिस्मानी साख्त होती है बिल्कुल गल सड़ चुकी थी बॉडी, लेकिन आइडिया हो रहा था कि ये किसी औरत की लाश है। जॉगर और ट्राउज़र था उसके अंदर से एक चाबी मिली और यही कुछ चीज़ें हैं और यही कुछ सबूत थे जो बॉडी के पास से मिले। अब इलाके में बहुत खौफो हिरास फैल जाता है। ये वाक़या जो है ये पूरे साथ साथ वाले गांव में फैल जाता है कि इस तरह से एक कुएं में से एक लाश मिली है, नहीं मालूम किसकी है। कहा जा रहा है कि एक औरत की है, और औरत भी कोई मॉडर्न औरत है जिसने ट्राउज़र भी पहना हुआ है, जॉगर्स भी पहने हैं, और ये सब कुछ जो है कुएं के अंदर से मिला है। उसके बाद पुलिस जो है वो अपना काम शुरू करती है, और जाहिर सी बात है कि हमारे कुछ अफसरान जो हैं वो बहुत ईमानदारी के साथ काम करते हैं। उन्होंने अपने मातहत जितने भी हैं उनको इस केस पर लगा दिया और उन्होंने कहा कि मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए। और इस रिपोर्ट को तश्कील देने के लिए एसपी इन्वेस्टिगेशन कान्हा उन्होंने पूरी टीम को अलर्ट कर दिया और हर जगह से शवाहिद इकट्ठे करने के लिए टीमों को मुख्तलिफ करीबी गाँव में भेज दिया। अब ऐसे में एक सब इंस्पेक्टर हैं, वो बड़ी ही तेज़ी के साथ इस पर काम कर रहे थे और इस इलाके में एक गांव में मुख्तलिफ लोगों से छानबीन कर रहे थे। जिस गांव में ये लाश फेंकी गई थी उसी के साथ एक और गांव था, और उस गांव में ये जाते हैं और वहां पर उनकी मुलाकात एक बूढ़े शख्स से होती है जो इस इलाके का पुराना रहने वाला था। अब उनके ज़िम्मे यही था कि उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में जाकर पूछगिछ करनी थी। पूछना ये था कि यहाँ पर कोई आपने ऐसा वाक़या तो नहीं देखा। तो ये जब वहाँ जाकर पूछगिछ करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर एक खातून है, क्योंकि उनसे इन्होंने यही पूछा था कि कोई ऐसी खातून इस इलाके में जो कुछ अरसे से आपको नज़र ना आई हो। तो वो कहते हैं कि हाँ, एक खातून है हमारे इलाके की और वो अकेली रहती है क्योंकि वो तलाक याफ्ता है, वो कुछ अरसे से इस इलाके में नज़र नहीं आ रही।
जैसा कि आप जानते हैं कि गाँव में लोग अक्सर एक दूसरे के वाकिफ़ होते हैं, एक दूसरे का पता होता है उन्हें, दाएं बाएं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो ऐसे में एक खातून का इस तरह से गायब हो जाना, जो कि अकेली रहती हो, तो लोगों की नज़रों में आ जाता है। इसके अलावा ये खातून जो है, इसकी इनफरादियत ये भी थी कि ये अपनी ज़रूरियात के लिए आने जाने के लिए अपनी बाइक का इस्तेमाल करती थी, और इसके अलावा वो गाँव में रहते हुए शहरियों जैसे लिबास पहनती थी, जॉगर्स पहनती थी और इस तरह की चीज़ें जो आमतौर पर गाँव में लड़कियां नहीं पहनती। जब उन्होंने सारी चीज़ें इन्हें बताईं तो सब इंस्पेक्टर जो हैं उन्हें अंदाज़ा हो गया। उन्होंने फ़ौरन ही वहां जाकर अपने इलाके में रिपोर्ट की और टीम जो है वहां पर पहुंची। और जब वो घर पहुंचते हैं तो उस खातून के घर कहा जाता है कि उन्हें क्या मिला। वो जो ज़ईफ़ आदमी थे वो इन्हें लेकर जाते हैं और वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि घर पर ताला लगा हुआ है। अब ताला खोलने से पहले वो चाबी निकाली जाती है जो उस खातून के ट्राउज़र से मिली थी, और इस चाबी को जब इस ताले में लगाया जाता है तो ताला खुल जाता है, यानी कि उस खातून की बॉडी के पास मिलने वाला सबूत जो है वो खातून तक पहुँचाने में मुआविन साबित हुआ। अब मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत नहीं रह जाती कि आया ये वही औरत है, ये वही घर है। यकीनन ये उसी औरत का घर था, क्योंकि उसी के ट्राउज़र से मिलने वाली चाबी से इस घर का ताला खोला गया था। अब पता करने की कोशिश की जाती है कि ये औरत गई कहाँ थी, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा होता। फिर उसका फ़ोन नंबर निकलवा लिया जाता है, कॉल डाटा रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं, और इसके बाद पता चलता है कि इस खातून का एक भाई भी है। इस खातून का भाई बिल्कुल ही दूसरे इलाके में रहता था, बल्कि इस गांव में नहीं जिस गांव में के बॉडी फेंकी गई थी। यानी कि अब इसमें इन्वॉल्व हो गए 3 गांव। एक गांव वो जहां पर कुएं में लाश मिलती है, दूसरा गांव वो जहां पर औरत रहती है, और तीसरा गांव वो जहां पर इस खातून की जो भाई की फैमिली है वो रहती है। और ये तीनों गांव जो हैं ये साथ साथ ही जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ही करीब करीब ये गांव हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि पुलिस इसके भाई के घर जाती है, क्योंकि इस खातून का जो कॉल डाटा रिकॉर्ड्स निकाला गया है उसमें जो आखिरी बातचीत वो उस भाई के बेटे के साथ इसकी हुई थी फ़ोन पर। अब पुलिस जब वहाँ पहुँचती है और इनसे बातचीत शुरू होती है, पहले तो वो टाल मटोल कर जाते हैं और फिर बहुत सी बातें, लेकिन इसके बाद फ़ोन की जो लास्ट लोकेशन पता चलती है वो ये बताती है कि इसी घर में ये फ़ोन आखिरी बार ऑफ हुआ है और इस घर में ऑन भी रहा है। लाश की हालत बता रही थी कि ये 10 से 15 दिन पुरानी है, और ये जो आखिरी बार फ़ोन ऑन हुआ था वो भी अब से 10 से 15 दिन पहले का था। और वहाँ से पता चलता है कि ये खातून आखिरी बार इस घर में मौजूद थी। इसके बाद पुलिस जो है उस घर के जो 2 लड़के हैं उनको गिरफ्तार करती है और उनको थाने लेकर जाती है। और फिर उसके बाद जब दाएं बाएं से पूछगिछ की जाती है तो ये भी पता चलता है कि इनका एक आपस में एक केस चल रहा था। बताया जाता है कि एक घर था, एक प्लॉट था 10 मरले का, जिसके ऊपर इनका तनाज़ा था, जिस पर के इस खातून ने केस भी कर रखा था। इनके वालिद ने मरने से पहले इस प्लॉट को कुछ इस तरह से इसकी तरतीब की थी कि जिसमें बेटी और बेटे को बराबर कर दिया था उन्होंने, लेकिन बेटा जो है इस बात पर राजी नहीं था। गालबन उसका ये कहना था कि मैं 2 हिस्सों का मालिक हूँ, और वो ये चाहता था कि ये पूरे का पूरा प्लॉट मेरे नाम पर कर दिया जाए। थोड़ी बहुत रकम देकर वो बहन को इस चीज़ से फारिग करना चाहता था। बहन की चौंके तलाक हो चुकी थी वालिद साहब की ज़िंदगी में, तो वो चाहते थे कि बहन को भी थोड़ा सा कुछ अच्छा मिल जाए। लेकिन ये सारी बातें जो है ये एक सादे स्टैम्प पेपर के ऊपर हुई थी, जिसके ऊपर अभी कानूनी मामलात चल रहे थे, कुछ दस्तखत, कुछ अंगूठों के निशान और ये तमाम चीज़ें। और वालिद ने इस वक्त एतमाद किया कि बेटा जो है इस तरह से नहीं करेगा। लेकिन बेटे ने फिर क्या किया कि बहन को पहले तो ये कहा कि प्लॉट पूरा मेरा होना चाहिए, और फिर 2 दहाई, और उसके बाद एक बड़ी ही मामूली सी रकम उसको देने पर राज़ी हुआ, जिसको लेने को वो राज़ी नहीं थी, क्योंकि वो अकेली रहती थी। वो चाहती थी कि उसके पास भी अपनी गुज़र औकात के लिए मुनासिब पैसे हों, और इतने थोड़े पैसों पर वो राज़ी नहीं थी। उस दिन भाई के बेटों ने यानी इस खातून को अपनी फूफो को घर बुलाया, बातचीत के बहाने फ़ोन करके बुलाया। वही लास्ट कॉल जो कि उस फ़ोन पर देखी गई। और उसके बाद जब ये खातून वहाँ पर जाती है और वहाँ पहुँचने के बाद जब इनके दरमियान बातचीत होती है तो ये उसे कत्ल कर देते हैं, और उसके बाद इसको लोडर रिक्शा में डालकर 2 गाँव छोड़कर, यानी अपना और फूफो का गाँव छोड़कर तीसरे गाँव में जाकर उस कुएं में फेंक देते हैं। ये अच्छी तरह से तसल्ली करते हैं कि कोई इनको देख तो नहीं रहा,
رات گئے جاتے ہیں جس وقت یہ قتل کرتے ہیں اس وقت ان کے گھر کے اندر ان لڑکوں کی ماں اور ایک اور عورت بھی موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا، اور اب اتنے دن گزرنے کے بعد ان کو یقین ہو چلا تھا کہ اب تو لاش گل سڑ گئی ہوگی اور بالکل بھی ہمارے بارے میں پتہ نہیں چل پائے گا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ چور ہو یا قاتل اپنا کوئی نہ کوئی نشان ضرور چھوڑ کر جاتا ہے جہاں سے وہ پکڑا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ پولیس کی بھی ایک بڑی کاوش ہے، انہوں نے بڑی تیزی سے کام کیا اور اس کیس کو انجام تک پہنچایا۔ ناظرین، یہ کیس ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر زندگی میں انصاف نہ کیا جائے تو وہی ناانصافی ایک دن بربادی بن کر لوٹتی ہے۔ لالچ، حسد اور دنیاوی مال انسان کو اس حد تک اندھا کر دیتے ہیں کہ وہ خون کے رشتے بھی بھول جاتا ہے۔ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں اور سچ چاہے جتنا بھی دبا دیا جائے ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو سبق آموز لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ سچ پر مبنی ایسے واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عائشہ رفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔